जैन साथियों, मैं हर्ष आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हिमाचल प्रदेश आर्ट्स कमीशन के इस सीरीज़ में, जो कि पहली वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन्स डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के जो कि आपके कोर सब्जेक्ट हैं। और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आने की संभावना है और कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस सीरीज़ को अपना खूब सारा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे और हिस्ट्री के लगभग-लगभग 13 से 14 क्वेश्चन हैं। 13 से 14 क्वेश्चन ही हम ज्योग्राफी के देखेंगे, इतने ही क्वेश्चन पॉलिटी के और इतने ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। तो लगभग-लगभग ये 60 के आस-पास क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखेंगे कि आपको कितना सिलेबस क्लियर हो गया है और क्या आप उनके क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं या नहीं। हालाँकि अभी पहले-पहले टॉपिक ही हमने लिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, चलिए जल्दी से देखते हैं, क्या बोलता है? तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था। तांबे का पहली बार कब कहाँ पे उपयोग किया गया? नवपाषाण काल में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या ताम्र पाषाण युग में? देखो, अगर मैं तांबे की बात करूँ, तांबे से ही तो नाम पड़ा था उस काल का जो कि था ताम्र पाषाण काल। अब यहाँ पे पाषाण क्या बोलेंगे? पाषाण तो हो गया पत्थर और ताम्र क्या हो गया? ताम्र हो गया तांबा। तो इस काल में तांबे का यूज़ भी किया जाता था, पत्थर का यूज़ भी किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, देखेंगे किस-किस का सही होगा। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाएँ, भीमबेटका केव्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा सकता है भीमबेटका की गुफाएँ हैं कहाँ पे? आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। तो इसके टाइम की बात करें तो 1957-58 में इनकी खोज की गई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज इस समय पे की गई थी। अब इम्पोर्टेंट एक और बात है भीमबेटका की गुफाओं से कि इनको यूनेस्को की हेरिटेज साइट, क्या बोलेंगे? यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, भीमबेटका के शैलाश्य प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर फेमस फॉर किसके लिए? तो प्राचीन चित्रों के कारण ये प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे बहुत ही पुराने प्राचीन काल के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। देखो इन गुफाओं में क्या है? गुफा किससे बनी हुई है? बोलेंगे सर इस गुफा में तो पत्थर हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, पत्थर हैं और पत्थर के ऊपर चित्र बना दिए गए। बिल्कुल ठीक है भाई, पत्थर के ऊपर क्या बना दिया गया? चित्र बना दिए गए और इसको क्या बोलेंगे हम? रॉक पेंटिंग भी बोल देंगे। रॉक पेंटिंग। तो इन्हीं रॉक पेंटिंग के लिए ये भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स फेमस हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। अभी हमने देखा रॉक पेंटिंग की बात, अभी हमने देखी भीमबेटका में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े। यस, देखें, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रारंभ का कालक्रम क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर सिविलाइजेशन। जहाँ पे लोग रहने लग पड़े थे, आदमी की एक्टिविटीज हमें देखने को मिली, तो क्या हो जाएगा? देखो ये सारे के सारे काल ही हैं और पाषाण काल के ही पार्ट हैं। सबसे पहले कौन-सा आता है? बोलेंगे पूरा पाषाण काल, यानी कि सबसे लास्ट वाला, यानी कि सबसे पहले वाला, है ना? हुँ। उसके बाद आ जाएगा मध्य पाषाण और उसके बाद आ जाएगा नव पाषाण काल। तो ये क्रम होना चाहिए जहाँ पे भी ये ठीक है। पूरा, मध्य, नव। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ें? यस, आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण स्थलों का भौगोलिक दृष्टि से पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है? मध्य पाषाण स्थलों का भौगोलिक दृष्टि से पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है? देखो, इस प्रश्न में अगर दिमाग लगाया जाए तो लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है नहीं होगा। यहाँ पे भी लोथल आ रहा है, यहाँ पे भी लोथल आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में लोथल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाए। ठीक है। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि पूरब से पश्चिम की, यहाँ पे ईस्ट वाला आएगा, फिर इस तरफ कौन-सा आएगा? वेस्ट वाला, ऐसे ही बोल रहा है। पूरब से पश्चिम की तरफ हमने इनको सजाना है। तो महदहा ये यूपी का क्षेत्र है, यूपी का। लेखहिया ये हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। कैंसरा ये हमारा आ जाता है बिहार वाला क्षेत्र, बिहार। और बीरभानपुर ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। तो ये ईस्ट से वेस्ट की।
आगे बढ़े अगला प्रश्न। वह स्थल जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। साइट विद द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। जहाँ पे लोग रहा करते थे, सबसे पुराना कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेहरगढ़ भाई, ध्यान रखना मेहरगढ़। आगे बढ़े अगला। चलिए देखिए, गंगा घाटी में धान की खेती का प्रमाण मिला है। एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन गंगा वैली, इन गंगा वैली फाउंड एट, कहां पे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर देवा। क्या बोलेंगे इसको? बोल देंगे लाहुरा देवा। यहां से मिले हुए हैं साक्ष्य धान की खेती के साथ से गंगा घाटी में। आगे बढ़े अगला प्रश्न। मध्य पाषाण स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा स्थल किस समय का? मध्य पाषाण काल का, जहां से हमें पशुपालन के डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी जगह है? लोथल, मेहरगढ़, बागौर या आदमगढ़? इसका सही आंसर की मैं बात करूं तो हो जाएगा बागौर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, बागौर। ध्यान रखना बागौर से। आगे बढ़ते हैं। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था? अभी हमने देखा, देखो मध्य पाषाण काल से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले, तो इसका आंसर भी मध्य पाषाण काल ही होगा। यहीं से हमें पशुओं के पालने के साक्ष्य मिले, एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोल। आगे बढ़े अगला प्रश्न। मृत्युपरांत नवपाषाणिक दफन प्रकार में आता है। देखो मृत्यु के बाद क्या हुआ? दफन कर दिया गया। किसको? लोगों को। यानी कि मृत्यु के बाद लोगों को दफन करने की प्रणाली जो है वो शुरू हो गई थी। भाई कौन से समय में? तो देखो इसका आंसर यहाँ पे नव पाषाणिक पहले ही बोल दिया गया, तो नव पाषाणिक ही होगा इसका आंसर। नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नव पाषाण बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? खाद्यान्न बोले तो अनाज, दाने जिनको हम खा सकते हैं, उनकी कृषि सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो भी नवपाषाण काल ही होगा। नवपाषाण काल में, हालांकि अगर मैं बात करूं कृषि जो है वो शुरू हो गई थी मध्य पाषाण काल में ही, लेकिन खाद्यान्नों की, अनाजों की कृषि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वो नवपाषाण काल से ही मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। नवपाषाण कालीन गुफा निवासियों के अवशेष मिले हैं। यानी कि नवपाषाण समय में जो लोग केव्स में रहते थे, गुफा में रहते थे, उनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ हो गया, चिरांद, बुर्जी होम या आदमगढ़? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बुर्जी होम। और ये क्षेत्र कहाँ पे मिला था भाई? कश्मीर, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट आगे बढ़े। चलें आगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आगे ध्यान रखना। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश करना। सबसे पहला, भारत का मानक याम्योत्तर रेखा, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ऑफ इंडिया कौन सी है भाई? कौन सी है? बोलेंगे सर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट की तरफ। ओके, ईस्ट की तरफ। चले अगर मैं बताऊं, इस तरह से हमारा ग्लोब होता है और ग्लोब में हमें एक लाइन ऐसे देखने को मिलती है, और इस लाइन का नाम क्या होता है? इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। जो सीधी खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे तो देशांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देशांतर। ओके। और जो लेटी हुई लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं लैटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटीट्यूड। और हिंदी में बोलेंगे तो अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अक्षांश। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये ऊपर वाला हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा, इसको नदरन हेमिस्फीयर, ये नीचे वाला हिस्सा इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोल देंगे। ये देखो ये ईस्ट वाला हिस्सा, इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोल दिया जाता है। ठीक है इतनी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बातें ठीक हो गई। चलिए इसको कर लेते हैं कॉपी, अगले क्वेश्चन में काम आए। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। भारत का सबसे नदरन मोस्ट लैटिट्यूड। तो अभी हमने बात करी थी, क्या क्या बात करी इनके बारे में? देशांतर के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में। तो ये वाली जितनी भी लेटी हुई रेखाएं हो जाएंगी लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड के बारे में ही इसने पूछा हुआ है। भारत का अगर मैं बात करूं, इस तरह से मैं एक रफ सा भारत बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से, ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। तो ये वाला और ये वाला
इनके बीच में ये लैटिट्यूड्स हैं, ऐसे लाइनें जो आ जाएँगी हमारी, ये लेटी हुई, ये सारी की सारी लैटिट्यूड ही हैं, लैटिट्यूड है। और हमारा जो भारत है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और भारत की बात करूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ फैला हुआ है। तो यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कितना आ जाएगा? हम बोलेंगे सर 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। अगर इसी तरह इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भई हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन-सा है? ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड तो कितना आ जाएगा? 97 डिग्री 2 मिनट ईस्ट, ठीक है? और पूछ लिया जाए कि वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड सॉरी वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड पूछ लिया जाए तो वो कितना आ जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये इस तरह हमारा भारत जो है वो नक्शे में फैला हुआ है देशांतर और लैटिट्यूड के अक्षांश के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरता है? यहाँ पे बोला है पृथ्वी का धरातल, तो पूरी पृथ्वी है उसका एरिया अगर हम देखें उसके हिसाब से बात करें तो भारत का कितना एरिया आ जाता है? बोलेंगे 2.4% ओनली, 2.4% ओनली। और मैं आपको बता दूं कि भारत जो है वो सातवां विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, सातवां सबसे बड़ा देश। अगर मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बात करता हूं, क्षेत्रफल की क्षेत्रफल की दृष्टि से चलें आगे बढ़े। यस, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भई कितनी है? लगभग-लगभग मैं बोलूँगा 15,106.7 किलोमीटर है, इतनी है। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जाऊँगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बहुत ही पास दे दिया गया अप्रॉक्सिमेशन में। यहाँ पे अगर आप कर लें 500 कर लें तो बिल्कुल सही रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान और निकोबार में भी कहाँ पे? तो बोलेंगे ग्रेट निकोबार। क्या बोला? ग्रेट निकोबार। अगर ऐसे ही पूछ लिए जाए नदरन मोस्ट पूछ लिए जाए, नदरन मोस्ट जो पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल। इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इंदिरा कॉल ये कहाँ पे है? इंदिरा कॉल हमारा जम्मू एंड कश्मीर में बोलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद सदर्न मोस्ट तो हमने देख लिया। फिर अगर बोलेंगे ईस्टर्न मोस्ट तो ये आ जाएगा किबिथु। क्या बोलेंगे इसको? किबिथु बोलेंगे। किबिथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और अगर अगर मैं बात कर दूं वेस्टर्न मोस्ट की तो क्या आ जाएगा? गुहर मो क्या बोलेंगे? गुहर कहाँ पे है ये? गुजरात में है, गुजरात, गुजरात के कच्छ में। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, प्रादीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कौन से इलाके में स्थित है? देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिनमें कि कन्याकुमारी का नाम नहीं है, तमिलनाडु का नाम नहीं है। ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भूमध्य रेखा के नीचे होती है तो ये भी नहीं होगा, बहुत ही दूर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के आसपास ही हमारा कन्याकुमारी होना चाहिए और ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो जब ये मैप आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। सबसे लंबी भूमि लैंड बाउंड्री की बात हो रही है। इसके साथ बांग्लादेश के साथ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है और ये लगभग लगभग कितनी है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस, भारत की लगभग डैश किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। टोटल कितनी की बात करी? अभी तो हमने देखा कि टोटल जो भारत की थल सीमा है वो कितने किलोमीटर अपने पड़ोसियों के साथ साझा हुई?
बोलेंगे 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। आगे बढ़े। यस, भारत की मानक यामियोत्तर गुजरती है कहाँ से? इंडियाज स्टैंडर्ड मेरिडियन पास थ्रू मिर्जापुर। भाई याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम की, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो कि पूरे विश्व का एक टाइम है, ठीक है, जिसको माना जाता है। तो अगर मैं भारत के स्टैंडर्ड टाइम की बात करूंगा, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करूंगा, तो ये इससे अहेड है। अहेड का मतलब आगे है। कितना अहेड है? 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आवर्स आगे है। और इंडिया का जो टाइम है वो कोलकाता, कोलकाता जीएमटी माना जाता है। ठीक है, 5.5 घंटे। चले आगे बढ़े। यस, अगला प्रश्न देखें। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान, सबसे ठंडा आवासीय स्थान जहां पे लोग रहते हैं, द्रास आ जाएगा भाई। द्रास कहाँ पे है? बोलेंगे सर ये तो लद्दाख में है। और लद्दाख क्या है? लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी। हाल ही में इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो चेंज हुए हैं। आपने मुझे बताना है कि कौन बने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। देखो ये जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम जो राज्य है भारत का, जहाँ पे कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी भी देखने को मिलती है, इस राज्य के साथ सिर्फ एक ही राज्य अपनी बाउंड्री बनाता है और उसका नाम है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है कहां तक? अरे राजस्थान का विस्तार कहां तक है? काठियावाड़ प्रायद्वीप तक है, काठियावाड़ प्रायद्वीप। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूरेखा, मुख्य भूरेखा, भूरेखा नहीं, यहाँ पे कोस्ट लाइन की बात हो रही है। मेन लैंड कोस्ट लाइन, ठीक है ठीक है, मेन लैंड कोस्ट लाइन, यानी कि समुद्र के साथ लगने वाली सबसे लंबी भूमि किसकी है? किस राज्य की है? यानी कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा समुद्र के साथ लगता है, समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? गुजरात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। लगभग लगभग 1600 किलोमीटर की बात करेंगे। 1600 किलोमीटर, हाँ जी बिल्कुल सही सुना, 1600 किलोमीटर। आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाँ जी देखें, पॉलिटी की बात करते हैं। अब पॉलिटी के क्वेश्चन आगे, यस जल्दी से करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। देखो बात बोली गई है, बात क्या है? यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये कथन किसका था? ये कथन किसका था? किसने कहा था? भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखें। यस, क्या बोलता है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? हु लेड इंटरिम गवर्नमेंट अंडर कैबिनेट मिशन प्लान? भाई इसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। यस, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? ध्यान देना, यहाँ पे बोला क्या नहीं है। तो देखो लचीलापन, ये तो बात ठीक है भाई, लचीलापन तो है ही है। सबसे छोटा लिखित, हाँ बे, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। ये सबसे छोटा लिखित संविधान तो है ही नहीं। भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत बात बोल रहा है, बाकी की चीजें जो हैं वो ठीक हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। यस, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संविधान श्रेष्ठ स्वरूप है। किस तरह का संविधान भारत के लिए, भारत जैसे देशों के लिए अच्छा है? एकात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्र, सहकारी संघवाद या फिर राष्ट्रपति प्रणाली? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, सहकारी संघवाद, जिसको हम क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब इसमें होता क्या है? देखो कोऑपरेटिव में एक स्टेट गवर्नमेंट, पहले लिखते हैं सेंटर, सेंटर की सरकार होती है एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है। ये दोनों, ये दोनों सहयोग से चलती हैं, ठीक है, कोऑपरेशन से चलती हैं। इसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल दिया जाता है। स्टेट, सेंटर जो है वो पूरे राष्ट्र को देखेगा, पूरे देश को, और सेंटर स्टेट जो है वो अपने अपने स्टेट को देखेगा।
इसको बोलते हैं सहकारी संघवाद और भारत जैसे देशों के लिए जहाँ का एरिया बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इनको बोलते हैं और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आए थे? 1919 में आए थे। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। ओके? तो अब मैं आगे बात कर रहा हूँ कि इसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या था? इम्पोर्टेंट फीचर क्या था? न्यायिक सुधार, नागरिक अधिकार, शक्ति का विभाजन, केंद्र एवं रियासतों के साथ-साथ शासित रियासतों के बीच शक्ति का विभाजन। यस, ये था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्या किया था उन्होंने? केंद्र और रियासतों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया था, जिसको कि हम डिवीजन ऑफ पावर बोल देंगे। ठीक है? लेकिन उस समय क्या हुआ करता था? केंद्र हुआ करता था और रियासतें हुआ करती थी। तो उन्हीं के बीच में शक्तियों का विभाजन ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ध्यान देना इस क्वेश्चन को, इसमें कंफ्यूजन बन सकता है। Who was the vice president of the executive council in interim government ऑफ 1946? इसका जो सही आंसर होगा ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, ना ही पटेल होगा, ना ही मौलाना आजाद। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान में रखना इस बात को, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़े। यस, आगे देखें क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि हु प्रपोज्ड आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934? 1934 में संविधान सभा का सुझाव किसने दिया? सुझाव बोले तो सुजेशन, सुजेशन या इसको आइडिया भी बोला जा सकता है। आइडिया किसने दिया? ये दिया था एम एन रॉय ने। किसने? एम एन रॉय। एम एन रॉय। ये बात हो गई। अब बोलेंगे हाँ जी सर। और एक बात आ जाती है कि इसके एडवाइजर कौन थे? एडवाइजर, हु इज द एडवाइजर? सलाहकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सलाहकार। कौन थे वो? उनका नाम आ जाता है बी एन राव। बी एन राव। तो इन दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। सलाहकार एडवाइजर बी एन राव। आगे बढ़े। हाँ जी, चलें देखें अगला प्रश्न। वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटेन ने भारत को अलग माना, यानी कि भारत की स्वतंत्रता हो गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता? नहीं भई, ऐसा तो नहीं। द्वैध शासन की समाप्ति? नहीं, नहीं, द्वैध शासन तो था। उसके बाद समान नागरिक संहिता भी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएँगे, यही बिल्कुल सही आंसर होगा और ये क्या है? बोलता है प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण के लिए विशेष शक्तियाँ। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये पहले भी बात हो गई कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में किसने रखा? अभी पढ़ा हमने 1934 में। एम एन रॉय। ऑप्शन नंबर डी एम एन रॉय बिल्कुल सही आंसर होगा। एम एन रॉय। आगे बढ़े। यस, 1947 में पहले 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? यहाँ पे 1950 होता तो बहुत ही बढ़िया बात होनी चाहिए थी। 1950। हाँ जी, 1950 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? या 1947 भी सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो हमने स्वतंत्रता दिवस 1947 को ही 15 अगस्त को मनाना शुरू किया। 26 जनवरी को बात करें तो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस का मतलब क्या हो गया? स्वाधीनता दिवस इज इक्वल टू स्वतंत्रता दिवस। यस, तो अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 1930 से ही अ, हमारे भारत के लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता दिवस। आगे बढ़े। हाँ जी, चलो देखें। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? कॉमुनल इलेक्टोरेट सिस्टम किसने शुरू किया था? कॉमुनल इलेक्टोरेट सिस्टम। उसके बाद ही बहुत सारी दिक्कत होने लगी थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। अभी कुछ याद आ रहा है आपको? भाई इसका सही आंसर होगा मार्ले मिंटो रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्ले मिंटो रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट कब आई थी? बात ये है 1909 में। या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी इसको हम बोल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखें जल्दी से। यस,
वह अधिनियम जो लॉर्ड नॉर्थ की समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। लॉर्ड नॉर्थ की रिपोर्ट के ऊपर आधारित 1919 तो था ही नहीं। भारत सरकार अधिनियम ये भी नहीं आएगा। परिषद अधिनियम 1861 वाला नहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा भाई। विनियम अधिनियम 1973, विनियम अधिनियम 1973। आगे देखें अगला, संविधान सभा का गठन कब हुआ? भाई 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। प्रश्न आता है कि गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन तो आता है जुलाई 1946 में। फिर एक और बात बता देता हूं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर की बात आती है, वो 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन संविधान सभा का गठन बात कर रहा है, गठन कब हुआ था, ये गठन कब हुआ था, ये आपने मुझे जरूर बताना। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न। यस, 1919 भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है, सॉरी 1909 है ये, 1909। तो अभी हमने बोला मार्ले मिंटो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। यस, आगे देखें, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया था? लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख। अब यहाँ पे इन्होंने लोकसभा शब्द जोड़ दिया गया, अगर यहाँ पे लोकसभा ना होता तो क्या होना चाहिए था? लेजिस्लेशन असेंबली, लेजिस्लेशन होना चाहिए था। ठीक है, तो उसके आधार पर ये ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, भारत सरकार अधिनियम जो कि 1919 में आया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलें आगे। 17th देखें, 17th की बात करें, गवर्नर जनरल एवं राज्यों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा किसने दिया? संवैधानिक प्रमुख का दर्जा किसने दिया? तो भाई गवर्नर जनरल या राज्यों के जो गवर्नर होंगे उनको संवैधानिक दर्जा तो तभी मिलेगा ना जब भारत आजाद हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। यस, 18वां क्वेश्चन, ये पॉलिटी का अंतिम क्वेश्चन है। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किसने की थी? भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किसने की थी? किसके अकॉर्डिंग हुई थी? है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, विनियम अधिनियम या स्वतंत्रता अधिनियम? भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर ए अगेन 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। वही चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर जो 1919 बना था, उसी के अकॉर्डिंग। हालांकि यहाँ पे सभी को चुनाव करने की आजादी नहीं थी, कुछ सीमित लोग ही थे जो अपना वोट दे सकते थे, लेकिन हाँ डायरेक्ट इलेक्शन थे, प्रत्यक्ष चुनाव थे। अब आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स से अब प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में हमें देखने को मिला है। हु एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? एनएसओ आ जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत स्वतंत्र, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर के षणमुगम शेट्टी, आर के षणमुगम शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलें आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से कब अलग किया गया था? देखो आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब हो गया इकोनॉमिक सर्वे, पहले बजट और सर्वे इकट्ठा ही आता था, लेकिन अब जो सर्वे है वो पहले आ जाता है, बजट बाद में आता है। ठीक है, ऐसी बात है। तो इनको कब अलग किया गया था? 1964, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1964, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़े, बजट को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? भाई हमारे संविधान में बजट नाम का कोई शब्द है ही नहीं। संविधान में क्या है? बोलेंगे सर एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी वार्षिक वित्तीय विवरण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, और आर्टिकल की बात करूं संविधान में 112 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 112।
आगे बढ़े। यस, भारत का पहला केंद्रीय बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया? 1952 में किसने प्रस्तुत किया? भई ऑप्शन में मोरारजी देसाई, सीडी देशमुख, टीटी कृष्णाचारी और पी चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख में। अब देखो यहाँ पे ध्यान में बात देना कि 1952 की बात हो रही है, 1952 की। पिछले क्वेश्चन में बोला था पहला केंद्रीय बजट, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट। तो वो थे षणमुगम सेठ। यहाँ पे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए व्यय विधि में किसका योग किया जाता है? इन द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, व्हाट इज एडेड अप, क्या जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर ए, अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल खर्च। यही है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़े। यस, देखें, सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम इज हायर देन नेट नेशनल इनकम बिकॉज इट इंक्लूड्स। बोला सकल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि उसमें क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है? क्या आयात इंपोर्ट शुल्क, क्या कर रियायतें टैक्स रिबेट्स, या फिर पूंजी खपत भत्ता, या फिर विदेशी निवेश? क्या होता है भाई? इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, पूंजी खपत, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस इसमें शामिल होते हैं। इसीलिए जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो ज्यादा होती है नेट नेशनल इनकम से। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखें। हाँ जी, देखो, 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या थी या कितनी थी? ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 249.60, लगभग लगभग साढ़े, सॉरी 250, लगभग लगभग 250 रुपए के बराबर। आगे बढ़े। अगला देखो, वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोला जाता है कितने घटकों में विभाजित है? कितने घटकों में? भाई 3 घटकों में है, 3 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे बढ़े। हाँ जी, अगला प्रश्न देखें क्या बोलता है। स्वच्छ ऊर्जा उपकर को किसने प्रतिस्थापित किया? किससे प्रस्तापित किया गया स्वच्छ ऊर्जा उपकर को? तो जो हमारा क्लीन एनर्जी सेस होता है उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, सेवा कर है, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर है, फिर सीमा शुल्क है और पूंजीगत लाभ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोलेंगे सर जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर, ऑप्शन नंबर बी। यस, जीएसटी कंपनसेशन सेस। आगे बढ़े। आईएलसीएस योजना के तहत केंद्र सरकार कितने प्रतिशत सब्सिडी देता है? सब्सिडी किसके अकॉर्डिंग? एक योजना चली हुई है, स्कीम चली हुई है आईएलसीएस, इसके अकॉर्डिंग कितनी सब्सिडी मिलती है? भाई 75% मिलती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी की उच्चतम दर कितनी है? जीएसटी की 28%, 28%, ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम जीएसटी कितना लगेगा? बोला 28% ही लगेगा, इससे ऊपर नहीं लगेगा। ओके, आगे देखें। यस, एचएस कोडिंग प्रणाली किसके लिए उपयोगी होती है? एचएस कोडिंग प्रणाली, अब ये इकोनॉमी में एक टर्म आती है एचएस कोडिंग। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए तभी तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के लिए वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु, वस्तुओं का क्या होता है? वर्गीकरण होता है, इसमें वर्गीकरण किया जाता है कि ये बाहर से आ रही है या हमारे यहाँ पे बन रही है। ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स फॉर कस्टम एंड एक्साइज। आगे अगला पढ़े। भारत में कृषि आय कर कौन लगा सकता है? कृषि आय, एग्रीकल्चर, कौन लगा सकता है? एग्रीकल्चर टैक्स, ये किसके अंडर आता है? सीधी बात ये कर रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार के अंडर आता है। ऑप्शन नंबर सी, ये किसका सब्जेक्ट है? राज्य सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट।
आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें। यस, सेवा कर किस प्रकार का कर है? सेवा कर, अरे सर्विस टैक्स किस प्रकार का है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, राज्य कर है या उपकर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए जबरदस्त रहा होगा। आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो हुई होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।